Hello students, welcome to the physics class, chapter 1st, units and dimensions. In today's class, we will discuss applications of dimension analysis. In previous class, we studied the dimensions and units. In today's class, we will discuss applications of dimension. So first application is to check the dimension correctness, or I will suggest the word consistency for numericals. This word is correct, but in terms instead of using correctness, I will suggest you use consistency to check the dimensional consistency of a given physical relation. इसका भी मैं आपको बताऊंगा मैं ये वर्ड यूज़ करने के लिए क्यों कह रहा हूँ आपको. सो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या है. फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि किसी भी फिजिकल रिलेशन की डायमेंशन कंसिस्टेंसी जो है अपन चेक करेंगे कि डायमेंशनली वो कंसिस्टेंट या करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं. अपन ये कह सकते हैं कि अ फिजिकल इक्वेशन विल बी अ डायमेंशनली करेक्ट. A physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same. So क्या कह दिया अपन ने. अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ द ऑल द टर्म्स occurring on both sides of the equation are the same. अपन जानते हैं इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका LHS और RHS. दो साइड्स होते हैं इक्वेशन में, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स आ रही हैं आपकी, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तब आप कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल रिलेशन जो है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या डायमेंशनली करेक्ट है. अब एक फैक्ट इसमें ये भी देख लें कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not be actually a correct equation. But a dimensionally inconsistent equation must be wrong. ठीक है, क्या कह दिया अपन. अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली अ करेक्ट इक्वेशन. ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हो इसका मतलब 100% वो इक्वेशन जो है वो सही होगी. हालांकि ऐसा होता नहीं है. जनरली डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो है वो आपकी सही इक्वेशन होती है, लेकिन 100% हर बार अपन ऐसा नहीं कह सकते. लेकिन आपके ये एग्जाम्पल बहुत कम आएगा. अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली अ करेक्ट इक्वेशन. हो सकता है कभी उसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. और सेकंड, बट ए डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. बट ये तो 100% हो गई चीज़ कि डायमेंशनली अगर वो इनकंसिस्टेंट है सो दैट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग. कि अगर वो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन तो वो इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग होगी आपकी. लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होगा तो हमेशा नहीं कह सकते अपन नीड नॉट टू बी एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायमेंशनली करेक्ट हो लेकिन उसके बाद भी इक्वेशन जो है वो आपके कांस्टेंट जो है वो सेट नहीं हो रहे हो, तो इक्वेशन में आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े.
सो ये एक फैक्ट हो जाएगा कि डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन जो है वो आपकी कैसी होगी, हमेशा रॉन्ग इक्वेशन। डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है अगर, तो आपकी कैसी हो जाएगी, रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगी। तो अपन ये कैसे चेक करेंगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? तो इसके लिए अगर आप एक एग्जांपल चाहें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल हो जाएगा जैसे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन है। द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। इक्वेशन आपका जो लिख दिया वो लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, लेकिन जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक्चुअल आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये मैंने इक्वेशन लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअल है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। डायमेंशनली अगर बात करें तो दोनों इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे नंबर का ही तो फर्क है। हाफ जो यहाँ पे लिखा हुआ वो यहाँ नहीं लिखा, और अपन जानते हैं नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज तो इसमें सेम है, इसका मतलब डायमेंशनली ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, करेक्ट होंगी। लेकिन न्यूमेरिकली ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। न्यूमेरिकली फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपकी क्या है, रॉन्ग है। लेकिन डायमेंशनली दोनों इक्वेशन क्या है, करेक्ट। तो इस वजह से ये कहा था कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली अ करेक्ट इक्वेशन, बट डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। जो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट होगी वो तो मस्ट बी रॉन्ग ही होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें सम न्यूमेरिकल्स जो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक की जाती है। तो एक एग्जांपल अपन कंसिडर करते हैं सबसे पहले, जिसको एज एन एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर अपन देखें, ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, u वेलोसिटी, t टाइम। ये चीज़ें हैं। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या है, s जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, u जो है वो आपका वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जिसको अपन कहते हैं, t जो है वो आपका टाइम हो जाएगा, और a जो है वो आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, a एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इन सब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का उसका सेपरेटली पहले एक बार डायमेंशन लिख देना है कि s का डायमेंशन अगर आप लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट जो है, तो उसको अपन किस में मेजर करते हैं, लेंथ मीटर में। तो उसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा m0 l1 t0 हो जाएगा। वेलोसिटी u जिसको अपन ने कह दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, m0 l1 t-1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, t-1। टाइम, टाइम का डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे, m0 l0 और t1। और उसके बाद एक्सीलरेशन जो है उसका डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन आप लिखेंगे m0 l1 t-2। ये सभी डायमेंशन जो है वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको बता चुका हूँ, एक्सीलरेशन की बता चुका हूँ, टाइम और लेंथ की डायमेंशन, तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो आपको इसकी डायमेंशन पता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में अपन के पास है डिस्प्लेसमेंट, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया डायमेंशन m0 l1 t0। राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जगह जो डायमेंशन अपन रखेंगे वो रखेंगे m0 l1 t-1 इंटू टाइम। टाइम की डायमेंशन में यहाँ पे सीधा t1 लिख रहा हूँ, प्लस हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन है जो लिखा जाएगा l1 t-2, m0 उसको मैंने लिखा है, और टाइम का जो डायमेंशन है वो t1 हो जाएगा, लेकिन उसका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो t1 का स्क्वायर। सो इन द राइट हैंड साइड m0 l1 t0 इस तरफ हो जाएगा m0 l1 t-1 और t1, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t-1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा l1 प्लस इस तरफ आप देखें t की पावर
टी की पावर 2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा L1 t माइनस 2 टी स्क्वायर, ठीक है। तो m0 L1 t0 यहाँ पे आपका हो जाएगा L1 प्लस L1 और t माइनस 2 से टी स्क्वायर जो है वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा। सो इन लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी डायमेंशन रिमेनिंग डायमेंशन है वो है m0 L1 t0, और राइट हैंड साइड में भी दोनों टर्म्स की आपकी जो रिमेनिंग डायमेंशन है वो है m0 L1 t0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपका सेम आ जाएगा। इसकी वजह से दिस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली ये इक्वेशन जो है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एग्जांपल सेकंड अगर मैं लूँ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूरी फिजिक्स में हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब इस चीज़ को ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो पूरी फिजिक्स में एक ही होगा, हाफ mv²। आप जब भी काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे हमेशा यही फॉर्मूला पढ़ेंगे, हाफ mv², वेरी फेमस फॉर्मूला। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं। एक तो आ रहा है आपका मास, एक आ रहा है आपका वेलोसिटी, और एक जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी आ रही है वो है एनर्जी। अब देखना, मास का डायमेंशन तो आप लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, m1 L0 t0 से लिख देंगे मास का डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, m0 L1 t-1, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओपन टाइम, उससे लिख सकते हैं। अब बात ही एनर्जी की, कि एनर्जी की डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोचेंगे हम तो सर 11th क्लास में आ गए, हमको पुरानी क्लासें कहाँ याद रहेंगी कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम हमको बता रहे हो। सो यू ऑलरेडी स्टडीड वर्क एनर्जी थ्योरम इन क्लास नाइन्थ में जो आपका चैप्टर है फोर्स वर्क, वहाँ पे आपने ये पढ़ रखा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, कि द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द स्टोर्ड एनर्जी। तो एनर्जी को आप एज अ टोटल वर्क डन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का डायमेंशन है। तो फिर आप सोचेंगे सर ये क्या बात हुई कि आसमान से गिरे हो खजूर पे अटके, कि एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर है। अब वर्क का डायमेंशन कैसे निकालो, तो वर्क के डायमेंशन के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि किसी भी डायमेंशन को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायमेंशन इजीली फॉर्मूले से कैलकुलेट फाउंड कर सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन अपन को पता है m0 L1 t0, और फोर्स का डायमेंशन अपन को पता है क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन बताएं तो फोर्स की डायमेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ma, F इक्वल टू मास का आपको पता है m1 L0 t0 मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन का डायमेंशन L1 t-2, तो फोर्स का डायमेंशन आपका हो जाएगा m1 L1 t-2। ये आपका फोर्स का डायमेंशन है, तो फोर्स का डायमेंशन को यहाँ प्लेस कर दिया m1 L1 t-2। तो का डायमेंशन एनर्जी का आ जाएगा, वर्क डन का आ जाएगा m1 L2 t-2, और जो वर्क डन का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा, एनर्जी का डायमेंशन। वर्क डन और एनर्जी की यूनिट भी सेम होती है, जिसको आप जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका डायमेंशन भी सेम होता है m1 L2 t-2। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट डाउन 2 और 3 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशंस, तो उसमें आपका एनर्जी और वर्क डन आएगा। एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन आपकी सेम होती है m1 L2 t-2। अब जो है आपके पास तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जो आ गई हैं,
तो आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करके देख लें क्या ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, और ये एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन अपन इसको डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव कर रहे हैं कि ये करेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, तो एनर्जी की डायमेंशन वही होगी, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी वही होगी, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन भी वही होगी, m1L2T-2। सो m1L2T-2 ये डायमेंशन इसका लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हाफ का कोई मतलब नहीं, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो नंबर है। मास का डायमेंशन हो जाएगा m1L0T0, और वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा आपका m0L1T-1 और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर ले रखा है, डायमेंशन का भी स्क्वायर करेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन। ये हो जाएगा आपका m1L2T-2 इज इक्वल टू m1, इसको m1 लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करें तो m0 को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से L2T-2 लिख दिया। सो m1L2T-2, तो आपका रिमेनिंग जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा m1L2T-2। LHS इज इक्वल टू द RHS। इसका मतलब आपका ये इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² डायमेंशनली करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको फाइंड आउट करके बताना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, और वो इक्वेशन है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अपन फाइंड आउट करते हैं t इक्वल टू 2π√L/g। उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। L यहाँ पर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, g यहाँ पर है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का डायमेंशन वही होगा जो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है। एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का डायमेंशन सेम होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल होगा, और t यहाँ पे है टाइम पीरियड ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको ये बताना है कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। t इक्वल टू 2π√L/g। फोर्थ एग्जांपल जो है वो भी आपको एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ कि इस फॉर्मूलों को भी आपको चेक करके बताना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन इसका सेकंड एप्लीकेशन, और एक तो इसका सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे, और सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डायमेंशन को फाइंड आउट करना देखेंगे, और एक नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है इसका वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले आपको एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, इसको आपको चेक करके बताना है, और एक आपको बताना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। इस फॉर्मूले को ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहें या पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, आपको बताना है mgh क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जहाँ पे m जो है वो आपका है मास, g जो है वो आपका है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h जो है वो आपका है हाइट। So guys, if you have any questions or doubts regarding this lecture, let me know in the comment section. Thank you.